हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद। लास्ट क्लास में हमने मोनोपोली तक कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम जो इम्परफेक्ट जो हमारी मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में बची हुई मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट से। तो मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो हमारी मार्केट है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों की कुछ कुछ जो है जो हम बोल सकते हैं उनके फीचर्स जो है उनको मिला के जो एक मार्केट कंपटीशन या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो बन जाता है। वो किस तरीके से है वो हम देखेंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक में भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऑलराइट, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन की। बट देन मोनोपोलिस्टिक में जैसे हमने देखा था कि कुछ प्राइस कंट्रोल होता है, किसके हाथ में? जो सेलर होता है उसके पास क्या होता है? प्राइस कंट्रोल होता है। ठीक उसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक में भी प्राइस कंट्रोल होता है टू सम एक्सटेंट, जिसकी वजह से ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है या फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन जो भी होती है, इट इज द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं थोड़े, मतलब अगर वो सेम तरीके के भी होंगे लेकिन कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली ब्रांड नेम या फिर कोई ट्रेडमार्क होता है, इन सब चीजों को लेके जो है उनका डिफरेंस आ जाता है उनमें। जैसे हमें पता है, अगर हम किसी भी चीज की बात करें, आज तो इतना कंपटीशन का दौर है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब कोई भी चीज ले लें, कोई भी चीज ले लें, छोटी से छोटी चीज भी ले लें तो आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। आप सिंपल अगर शुगर को ही ले लें, शुगर जो कि मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन उसमें भी कितना ज्यादा कंपटीशन है। कोई पैकेट वाली होती है, कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, कोई साफ होती है, किसी में थोड़ा डर्ट होता, मतलब बहुत क्वालिटी है। और फिर उसी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी डिमांड्स जो है वो भी अलग होती हैं और उनका जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो भी अलग तरीके से। उसी वजह से सिंस अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कोई शुगर है और उसके साथ अगर लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, अब अगर उसकी वो क्वालिटी थोड़ा सा डिटोरिएट करके भी देंगे, उसके बाद भी उसकी डिमांड जो है उसी तरीके से बनी रहेगी। किस वजह से? उसके ब्रांड नेम की वजह से। तो यही क्या होता है मोनोपोलिस्टिक में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं हु सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे क्या रहता है, इसी होमोजेनियस प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सम लेवल ऑफ यहाँ पे प्राइस कंट्रोल भी रहता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं तो अब उनको पता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो तो बने हुए हैं, तो वो कहीं कहीं ना कहीं क्या है कि अपना प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्टेबल कुछ ना कुछ हद तक रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन की तरह वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी कि थोड़ा सा भी चेंज करने पे क्या होगा कि पूरी की पूरी डिमांड जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एकदम बड़े चेंजेस आ जाएंगे आपकी डिमांड में छोटे से भी प्राइस चेंज होने की वजह से। ऐसा जो है मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन का, वो ये है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, व्हाट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहती है यहाँ पे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट
Another important thing about this is the selling costs. Selling costs are very, very important in monopolistic competition. Now, why are they important? देखो, ब्रांड अगर इनको बनाना है कोई भी, तो उसके लिए इनको एडवर्टीजमेंट की बहुत 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 जरूरत पड़ेगी। अब कोई भी जो बड़ा ब्रांड है, क्या हम लोग किसी भी ब्रांड को जो है हम यूज करने से पहले, उसको शो ऑफ करने से पहले, उसको खरीदने से पहले उस पर जब हम ट्रस्ट करते हैं, क्या हम इंडस्ट्री में जाके उसके बनने का प्रोसेस देखते हैं कभी? नहीं, कोई नहीं देखता है। हार्डली एनीबडी डज दैट। उस स्टेज से कोई नहीं गुजरता है। सो व्हाट डू वी सी कि इसको किस किस लोगों ने एडवर्टाइज किया है, कहाँ कहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट किसी भी चीज का जो है हम परसेप्शन माइंड में बनाते हैं, वेदर इट इज गुड और नॉट। तो मार्केट में एक प्रोडक्ट साइकिल, एक थ्योरी है विच सेज कि शुरू के स्टेज में जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो या तो वो क्या करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आएगा, शुरू में उसमें जो है सेलिंग कॉस्ट जो है या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है बहुत ज्यादा लगेगी। तो उसके कॉस्ट से जब वो लग जाएगी, उस पे एक्सपेंडिचर जरूर होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो उसकी डिमांड होगी, उसकी सेल जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना जो है वो कम होती जाएगी, और एक स्टेज पे जो है ऐसा आ जाएगा कि अब वो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी नहीं। जो उसका एक ब्रांड या टैग बन चुका है, उसी की वजह से जो है वो उसकी डिमांड आती रहेगी, नई डिमांड जो है उसके लिए नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साथ में कंपटीशन है। आज के वक्त में हर चीज में कंपटीशन है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारी नई उनके लिए और अच्छी एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, और अच्छे उनके नए नए फीचर्स निकाल के लाएंगे, मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं हर वक्त। तो वही प्रोडक्ट साइकिल कहता है कि कुछ टाइम के बाद जब कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने बूम पर पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो सेल है या हम डिमांड है जो मार्केट में, वो डिक्लाइन होने लगती है। और एक पीरियड ऐसा होता है जब उसका एग्जिट का वक्त आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, और अगर हम उसका एग्जिट ना करें तो फिर नुकसान हो सकता है प्रोड्यूसर को या फर्म को जो उसको प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि अब अगर डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट जो है खत्म हो गई है, कोई ऐसी चीज है अब जो ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बदले बहुत बेटर चीजें जो है मार्केट में आ गई हैं। तो अब अगर वो चीजें, अगर फिर भी जो फर्म है वो उसको उसी लेवल से उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती रहेगी, तो जब उसकी डिमांड ही नहीं है, उसको कोई बाय ही नहीं करेगा, तो किसका नुकसान होगा? ऑब्वियसली फर्म का नुकसान होगा, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। तो वही बात है कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस मोनोपोलिस्टिक में जो है कंपटीशन रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो भी उसमें डिफरेंशिएशन है, उसको हाईलाइट करने वाली क्या चीजें हैं, उस पर सेलिंग कॉस्ट लगेंगी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस। ठीक है, बैनर्स लगा रहे हैं, कहीं पे एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स से, सुपरस्टार्स थे सब, तो उसी से क्या है, इनकी जो भी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये तीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मोनोपोलिस्टिक के। साथ में कई और फीचर्स भी हैं, जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। जैसे कहीं जगह पे जो कंपटीशन है वो किस बेसिस पे रहता है, जो फर्म्स होती हैं वो अपना प्राइस अगर डिक्रीज करेंगी, तो डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ज्यादा ज्यादा जो है कस्टमर्स हैं, जो ज्यादा डिमांड है वो उनकी तरफ खींची चली आएगी। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। नॉन प्राइस कंपटीशन में बहुत सारे अलग अलग इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करके डिमांड जो है अपनी तरफ जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे कई सारे ऑफर्स दे देंगे वो, है ना, और कुछ और प्रमोशंस कर देंगे। इस तरीके की चीजों से जो है वो कंपटीशन जो है आपस में फर्म्स के रहता है। ऑल्सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स यहाँ पे भी रहता है। सेम परफेक्ट कंपटीशन का अगेन फीचर है यहाँ पे, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर अभी तक कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट
से क्या मतलब है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कोई भी फर्म जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो मार्केट में एंटर करे या एग्जिट करे, तो विद देयर ओन फ्री विल अपनी मर्जी से वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अगर उनको प्रॉफिट लग रहा है तो दे कैन एंटर, अगर उनको लॉस लग रहा है तो दे कैन लीव। अच्छा, एक और है, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था परफेक्ट नॉलेज रहती है, बट यहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, जो कि अगेन मोनोपोली का फीचर है जहां पे परफेक्ट नॉलेज नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सबसे मेन जो फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक के हैं। अगर लिखने को आप बहुत सारी चीजें जो है उनको रिपीट करके तोड़ मोड़ के आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जो है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम बेसिकली समझ सकते हैं, तो वो क्या है, वो यही इसके मेन फीचर्स हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो लास्ट क्लास में मैं बताना जो है आपको रह गई थी, वो ये है कि मोनोपोली जो है वो अराइज किस तरीके से होती है। तो वो एक छोटा सा पार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ओलिगोपोली करते हैं और उसी के साथ आज का लेक्चर जो है हम एंड कर देंगे। तो एक दफा जब हमारा सिलेबस फुल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मैं कुछ क्लासेस ऐसी भी लूंगी जिसमें आई लेट यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर मतलब जो डायरेक्ट बुक्स में नहीं है, कॉन्सेप्ट से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जो है पता होने चाहिए, ताकि अगर कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत इजीली उनको आंसर कर दो। बट अभी फिलहाल मेरा मेन फोकस ये रह रहा है कि एटलीस्ट आपका जो मेन सिलेबस है वो कवर हो जाए, ताकि एक माइंड में आइडिया आ जाए सब चीजों का, एंड देन उसके बाद सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मोनोपोली जो है वो किस तरीके से अराइज कर सकती है। तो मोनोपोली जो है, एज हमने पहले भी उसकी एग्जांपल में पढ़ा रेलवेज का, तो अगर गवर्नमेंट ओन्ड कोई चीज है तो गवर्नमेंट की वजह से वहां पे क्या हो सकती है, मोनोपोली हो सकती है, नेशनल मोनोपोली होती है ना। और या फिर अगर कार्टल्स बन जाते हैं उस केस में भी क्या है, मोनोपोली जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो मोनोपोली जो है वो किस किस केस में अराइज हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल, या जिसे हम गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कह सकते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो अगर कोई भी मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर है एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी के कंट्रोल के अंडर है, तो उस केस में भी क्या है कि गवर्नमेंट की उस मार्केट पे मोनोपोली हो जाती है, जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, आज तक रेलवेज थे। देन कम्स, या फिर ऑल्सो अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर जो है फर्म को लाइसेंसिंग दे देती है उसी के लिए, तो तब भी वो मोनोपोली है, क्योंकि कोई और भी जो है कोई और कॉम्पिटिटर वहां पे एंटर उस मार्केट में नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोल लाइसेंसिंग दी होगी उसी पर्टिकुलर फर्म को जो कि गवर्नमेंट के अंडर होगी। देन कम्स पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट्स जो है उनकी वजह से भी मोनोपोली जो है वो अराइज हो जाती है। किस तरीके से, क्या होता है कि काफी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है आर एंड डी करने के बाद जब कोई नई चीज जो है वो सामने आती है, कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको डेवलप करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो तब उसको जो है उस चीज के ऊपर पेटेंट राइट्स मिलते हैं। पेटेंट राइट्स जो है क्यों मिलते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, ये बेसिकली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो दिए जाते हैं, ताकि किसी भी इंसान का जो काम है, उसकी मेहनत है इतने टाइम की, वो जस्ट सिंपली कोई और जाके कॉपी ना कर ले और उसको यूज कर ले। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर पेटेंट राइट्स ना हो, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा रिसर्च और डेवलपमेंट करने में, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि उनको पता है वो मेहनत कर रहे हैं, इतना इतना टाइम लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंड देन somebody will come, they'll copy their idea and then they'll make their own, so obviously वो बहुत गलत बात है। तो पेटेंट राइट्स भी जो है वो दिए जाते हैं किसी भी चीज के लिए, sometimes it's for 20 years, sometimes it's for 5 or 10 years, it depends, it can be more or less। तो वो डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज बनी है, क्या एफर्ट्स हैं उसमें, तो इट डिपेंड्स। तो पेटेंट राइट्स की वजह से भी जो मोनोपोली है वो अराइज हो सकती है। देन एज आई ऑलरेडी सेड कि नेचुरल मोनोपोली जो है वो भी हो सकती है।
Then there is natural monopoly. Natural monopoly. नेचुरल मोनोपोली को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपकी बुक्स में भी आई एम श्योर दी होगी, एज आई आल्सो रिमेंबर फ्रॉम देयर ओनली कि से इफ देयर इज एन आइलैंड, एक आइलैंड है, सो वी ऑल नो दैट आइलैंड जो है वो समुद्र के बीच में होता है, तो वहां पे क्या होगी कि फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी होगी, राइट? अब एक कोई इंडिविजुअल है, उसके अपने लैंड में यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश वाटर का जो है स्प्रिंग अचानक से निकल आता है। अब जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं उस आइलैंड के, तो उनको पानी लेने के लिए या तो जो ये वाला इंडिविजुअल है इससे कांटेक्ट करना होगा, इससे लेना होगा, राइट? या उनको पूरा समुद्र के बाहर जहां पे पानी मिल रहा है वहां से लेना होगा। अब सबके लिए आसान क्या होगा कि वो इसी इंसान से लें। अब सिंस एक ही इंडिविजुअल के पास जो है वो पानी की यहाँ पे ओनरशिप आ गई है, वो स्प्रिंग उसी के लैंड में है, तो इस तरीके से नेचुरल मोनोपोली जब होती है, जब किसी भी इंडिविजुअल के पास जो है उसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कोई ऐसी कमोडिटी जो स्कार्सिटी में हो या फिर अवेलेबल ही ना हो उस एरिया में, जब उसके पास उसकी ओनरशिप आ जाती है, तो उस केस में क्या आ जाती है, हमारी नेचुरल मोनोपोली आ जाती है। लास्ट जो टाइप है प्रोबेबल जिसमें मोनोपोली अराइज कर सकती है, दैट इज कार्टल। तो जब कार्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि कुछ जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो एक साथ मिलकर जब है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अपनी प्राइस और अदर पॉलिसीज मिलकर डिटरमाइन करती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि मोनोपोली जो है वो बन जाती है, क्योंकि इन फर्म्स के बिना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और कोई जो है वो नहीं दे रहा है। अब ये सब लोग एक साथ मिल गए, एक साथ मिलके ये प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोनोपोली बन गई ना एक तरीके से, क्योंकि यही लोग हैं सेलर, इनके बिना कोई सेल नहीं कर रहा है, इनके पास फुल प्राइस कंट्रोल हो गया, जो भी ये प्राइस जो है डिटरमाइन करेंगे वही प्राइस रहेगा इनका, है ना? तो बन गई मोनोपोली यहाँ पे भी। तो इन सब केसेस में जो है वो मोनोपोली अराइज हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू बिग sellers, कुछ बिग सेलर्स होते हैं, एंड देन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अच्छा, अब ये जो फ्यू बिग सेलर्स होते हैं इनके पास क्या होता है, काफी बड़ा जो मार्केट शेयर होता है वो इन्हीं के पास होता है, ठीक है? बिग मार्केट शेयर रहता है इनके पास, ठीक है? बिग परसेंटेज जो है मार्केट की वो इन्हीं के पास रहती है, फ्यू बिग सेलर्स के पास ही रहती है। अगर बाकी छोटे मोटे होंगे तो उनका कुछ मार्केट पे कुछ असर खास जो है वो नहीं होगा, ठीक है? इस वजह से क्या होता है कि जो भी मेन कोई भी मार्केट की डिमांड और सप्लाई का जो भी फैक्टर्स हैं वो सब इन्हीं की वजह से जो है वो इफेक्ट भी होते हैं, और यही जो फ्यू बिग सेलर्स होते हैं उनको डिटरमाइन भी करते हैं। इस वजह से इनमें क्या रहती है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या रहती है, हायर डिग्री ऑफ हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्यों हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इसलिए रहती है क्योंकि कुछ बिग फर्म्स हैं, तो अब थोड़े से ही यहाँ पे सेलर्स हैं, अगर एक सेलर जो है वो से प्राइस कम करेगा तो जो दूसरे सेलर्स हैं उनको काफी इफेक्ट हो जाएगा, इससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उस वजह से वो लोग भी प्राइस जो है वो अपना कम करेंगे। फिर उनको लगेगा कि तीसरी फर्म शायद अब नहीं करेगी तो तीसरी भी करेगी, फिर देन फोर्थ वन विल आल्सो डू। तो ऐसे करके उनका प्राइस जो है वो इन ऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? तो इस वजह से यहाँ पे क्या रहती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। उसी तरीके से अगर प्राइस हाई करेगा कोई, ठीक है, उनको लगेगा कि शायद दूसरा नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो दूसरे भी शायद प्राइस जो है वो इंक्रीज कर ले, है ना? उसी तरीके से अगर इनका जो है प्रोडक्शन के केस में देखा जाए, अगर एक इंडिविजुअल जो है अपनी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करके क्या कर रहा है,
अपनी जो डिमांड जो रेवेन्यू उसका है उसको इंक्रीज कर रहा है तो बाकी भी कर लेंगे। अगर वो डिक्रीज करके जो है अपना जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करके प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, कीपिंग इन माइंड दैट अदर फर्म्स विल नॉट फॉलो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। उस केस में भी क्या है कि जो बाकी फर्म्स है वो भी कर सकती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या रहती है, हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस रहती है। अनदर थिंग इज यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन रहती है एंट्री पे भी, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। अच्छा, एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन इस वजह से रहती है कि यहाँ पे क्या है, बिग सेलर्स रहते हैं जिनके जो है रिटर्न्स टू स्केल जो है उनके इंडस्ट्री में जो है अप्लाई होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनके बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे जो कॉस्ट होती है उनकी वो काफ़ी कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस केस में अगर न्यू फर्म्स आएंगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होगी और ये लोग जो है अपना प्राइस जो है इनका ऑलरेडी लो सेट होगा, उस वजह से न्यू फर्म्स जो है वो यहाँ पे इतनी आसानी से सस्टेन नहीं कर पाएंगी। एट द सेम टाइम इनका शेयर इतना बड़ा होता है कि ये अपनी पावर से किसी भी नई फर्म को जो है अगर वो मार्केट में एंटर करना चाह रही है तो उसको बहुत आसानी से क्या है एग्जिट करवा सकते हैं थ्रू नेगोशिएशन, जो भी ये करेंगे प्राइस की जो चलेंगे चाल, या फिर जो प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करके किसी भी तरीके से जो है ये न्यू फर्म अगर कोई एंटर हो भी रही है तो उसको अपने कंट्रोल की वजह से ये मजबूर कर देंगी कि वो एग्जिट हो जाए, इसलिए देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री अपने, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि उनके साथ कल को कोई और भी आ जाए जो कंपटीशन में उनके साथ जुड़ जाए। एक और फीचर जो है वो ओलिगोपोली का क्या है कि यहाँ पे कार्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, सिंस फ्यू बिग सेलर्स होते हैं और हमने देखा कि यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस रहता है, एक के एक्शन जो है वो दूसरी फर्म को काफी ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि ये कार्टल्स बना लेते हैं जहाँ पे क्या करते हैं कि ये जॉइंट डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग प्राइस, फिर इनके जो है प्राइस लीडर हो जाते हैं, कोई भी फर्म जिसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है शेयर होता है मार्केट में, either that is made the price leader or a firm जिसको काफी अच्छी नॉलेज है मार्केट के बारे में, that one is made the price leader, जो प्राइस जो है वो सेट करेगा और बाकी जो फर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और कोई ऐसी अगर फर्म होगी जो सबसे पुरानी है और जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है मार्केट पे, तो बाज दफा उसको भी जो है प्राइस लीडर बना दिया जाता है, देन दैट लीडर दैट फर्म वॉट एवर प्राइस दे विल सेट, तो बाकी जो भी कार्टल में उनके जो मेंबर्स हैं दे विल फॉलो। लास्ट क्या है इनका कि ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, अनडिटरमाइंड डिमांड कर्व। अनडिटरमाइंड डिमांड कर्व, यहाँ पे हम डिमांड कर्व डिटरमाइन, जो डिमांड कर्व है उसको डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि अगर देखो डिमांड की जो कर्व है उसमें क्या रहता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप रहता है। यहाँ पे यही जो रिलेशनशिप है इसी को जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मतलब क्यों नेवर नो कि प्राइस इंक्रीज होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो ये जो है डिटर्मिनेट नहीं होता है, जैसे हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे इसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस भी रहती है ना, एंड उनको पता नहीं होते कि उनके एक एक्शन की वजह से दूसरा जो फर्म है वो किस तरीके से एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, लास्ट थिंग, ओलिगोपोली में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, और ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर आ भी जाता है। ओलिगोपोली में दो तरीके की टाइप्स हैं, एक होता है कल्यूसिव नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली एंड द अदर वन इज नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव। कल्यूसिव मतलब कोलाइड कर जाना, तो उससे हम सीधे ही जो है इसको समझ सकते हैं
कि जब कल्यूसिव में क्या होता है कि जो भी ओलिगोपोली में फर्म्स होती हैं दे कम टुगेदर, ठीक है, तो साथ में जो है, साथ में मिलकर जो है वो डिटरमाइन करती है प्राइस इन एवरीथिंग। एंड वेयर एज इन द केस ऑफ नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो खुद अलग अलग रहकर जो है सारे के सारे प्राइस डिसीजंस और वो जो है अपनी जो भी डिमांड है उसको उसी हिसाब से जो है वो चलाते हैं या सामने रखते हैं। तो ये था हमारा ओलिगोपोली। आई होप आपको जो बेसिक एक आइडिया है वो मिल गया होगा। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।